भाई, आज हमारा जो टॉपिक है कक्षा 12वीं का भौतिकी का, वो टॉपिक हमारा विभवमापी का है। ठीक है। और विभवमापी में सबसे पहले हम विभवमापी को समझते हैं कि आखिर विभवमापी क्या चीज़ होती है। वैसे वो नाम बता रहा है उसका। देखिए, विभवमापी वो स्वतः बोल रहा है कि हम क्या हैं। कम से कम एक बात तो पता चली जाती है कि विभव का मापन करने वाला, जैसे दुग्धमापी होता है, उससे अपन क्या करते हैं, दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। ऐसे विभवमापी से भी हम विभव ज्ञात करेंगे। ये तो कम से कम नाम से ही पता चल जाता है। अब आती है बात इसकी एथेंटिक परिभाषा। एथेंटिक परिभाषा इसकी ये है कि ऐसा यथार्थ उपकरण, यंत्र, व्यवस्था जिसकी सहायता से हम परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं या किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। ये नया शब्द आ गया। विभव तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या होता है, ठीक है ना। अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहते हैं। और विभवांतर भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो विभव विभवांतर के बारे में तो जानकारी है ही पहले से, ठीक है कि नहीं। अब आती है बात, हमने परिभाषा में कहा कि ऐसा यथार्थ उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल और परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो हम विद्युत वाहक बल को थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि सेल खुले परिपथ में हो, ये खुला परिपथ क्या होता है, सेल खुले परिपथ में हो अर्थात उसके प्लस और माइनस आपस में जुड़े ना हो, तब सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच का अधिकतम विभवांतर उसका विद्युत वाहक बल होता है। या हम ये कहें कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। लेकिन ये बात समझ में कम आएगी। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में चलाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस परिपथ, उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो परिपथ में हम आवेश को कैसे चलाएंगे, क्या हाथ से पकड़ के चलाना है, ये बात थोड़ी भी कम समझ में आएगी, आगे आ जाएगी। लेकिन मेन परिभाषा उसकी यही है कि यदि सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का अधिकतम विभवांतर ही सेल का विद्युत वाहक बल होता है। आपने कम से कम शुष्क सेल तो देखा ही है। शुष्क सेल में जो रेडियो टॉर्च में डालते हैं अपन, लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। जब सेल अलमारी में रखा हो या सेल का उपयोग न कर रहे हो उस समय उसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। लेकिन जैसे हम उसे परिपथ में लगाते हैं, किसी टॉर्च या रेडियो या किसी अन्य परिपथ में जोड़ते हैं, तो फिर उसका विद्युत वाहक बल कुछ कम हो जाता है, क्योंकि वो प्रारंभ हो जाती है क्रिया उसकी, तो विद्युत वाहक बल कुछ कम हो जाता है। तो ऐसा यथार्थ उपकरण जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करते हैं, विभवमापी कहलाता है। ये तो ही विभवमापी क्या है की बात। अब हमें इसका सिद्धांत समझना है। सिद्धांत समझने के लिए हमें एक डायग्राम या विद्युत परिपथ बनाना पड़ेगा। जब हम विद्युत परिपथ बना लेंगे इसके बाद फिर ही हम समझ पाएंगे। देखिए भाई, ये हमने विभवमापी का सिद्धांत समझने के लिए एक सैद्धांतिक परिपथ बनाया है। इसमें विभवमापी के रूप में केवल हमें विभवमापी का तार दिख रहा है, AB हमने लिखा, देखिए AB विभवमापी का तार है। ये नामांकित परिपथ है, ठीक है ना। AB विभवमापी का तार है, ठीक। इस तार के साथ हमने श्रेणी क्रम में क्या क्या जोड़ा है, देखिए, एक संचायक सेल C, एक कुंजी K और एक धारा नियंत्रक RH। ये तीन चीजें हमने इस तार AB के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दी। और ये परिपथ हमारा जो कहलाएगा इसको कहेंगे हम प्राथमिक परिपथ। ये प्राथमिक परिपथ है हमारा।
और इसके बाद हमने दूसरा जो प्रायोगिक सेल लिया है ई, ये प्रायोगिक सेल है जिसका हम विद्युत वाहक बल निकालें, चाहे आंतरिक प्रतिरोध निकालें, जो भी चाहे निकाल सकते हैं। तो इस सेल को हमने कैसे जोड़ा है, देखो सेल ई का धन सिरा विभव मापी के तार ए बी के ए सिरे से जोड़ना है, और सेल ई का ऋण सिरा धारा मापी के साथ जोड़ते हुए जो कि जे से जोड़ देना है। तो ये हमारा यहां का कहलाएगा सेकेंडरी सर्किट, द्वितीयक परिपथ। ये हमारा द्वितीयक परिपथ। तो ये सिद्धांत समझने के लिए परिपथ जोड़ने की व्यवस्था हो गई, जिसमें हम फिर बता दें ए बी विभव मापी का तार है, जिसके साथ श्रेणी क्रम में एक संचायक सेल सी, एक कुंजी के और एक धारा नियंत्रक आर जोड़ दिया है। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहेंगे। और प्रायोगिक सेल ई का धन ध्रुव सिरे ए से जोड़ दिया और ऋण ध्रुव को धारा मापी के द्वारा जो कि जे से जोड़ देना है। इस तरीके से हमारा ये द्वितीयक परिपथ तैयार हो जाता है। अब आती है बात कि आगे हमें करना क्या है। देखिए, जैसे ही हम कुंजी के को ऑन करेंगे, ये कुंजी के है, स्विच है, जैसे ही हम स्विच को चालू करेंगे, ऑन करने का मतलब चालू करना, तो जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो तार ए बी में धारा प्रवाहित होने लगेगी और ये धारा मापी में कुछ ना कुछ विक्षेप आएगा। जो भी विक्षेप आएगा, क्योंकि जब धारा मापी में धारा प्रवाहित होगी तो निश्चित है कि धारा मापी बताएगा कि कितनी धारा प्रवाहित हो गई है, कुछ ना कुछ बताएगा। अब हमें करना यह है कि जो कि जे को तार ए बी के सिरे ए के तरफ स्पर्श कराना है एक बार, तो हम देखेंगे कि हमारा संकेतक बाईं ओर विक्षेप कर रहा है, धारा मापी बाईं ओर विक्षेप कर रहा है। और जब हम सिरे बी के पास स्पर्श कराएंगे तो धारा मापी दाहिने ओर विक्षेप करेगा, यानी एक करेगा क्लॉकवाइज विक्षेप, एक करेगा एंटी क्लॉकवाइज विक्षेप, लेकिन कुछ ना कुछ विक्षेप आएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो कि जे को तार ए बी पर आगे पीछे खिसकाते हुए इस धारा मापी के संकेतक को देखते रहेंगे, और जैसे ही इसका विक्षेप शून्य आ जाए तो हम समझ लेंगे कि अब विभव मापी संतुलन अवस्था में हो गया। अब हम इसका उपयोग करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि चूंकि सिरा ए सेल ई के धन ध्रुव से जुड़ा है, अतः सिरे ए का विभव अधिक होगा, और सिरा बी अप्रत्यक्ष रूप से ऋण ध्रुव से जुड़ा है, अतः इसका विभव होगा कम, यानी सिरे ए का विभव अधिक और सिरे बी का विभव कम, यानी सिरा ए और बी के बीच विभवांतर मिल गया हमें। अब हम जैसे जो कि जे को ए से बी की तरफ खसकाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि तार ए बी के विभव में प्रति इकाई लंबाई कमी आएगी, प्रति इकाई लंबाई विभव के मान में पतन होगा, और इसी प्रति इकाई लंबाई विभव के पतन को हम कहते हैं विभव प्रवणता। और इस विभव प्रवणता को रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो बराबर होता है V/L। ये L क्या है? इस बिंदु की दूरी है, यहां से इसको कहेंगे संतुलन बिंदु की दूरी, और ये कहलाएगा संतुलन बिंदु। ये वह बिंदु है जहां पर जॉकी को स्थिर करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता। तो विभव प्रवणता बराबर होता है विभव बटे संतुलनकारी बिंदु की लंबाई। ठीक है, तो ये विभव प्रवणता हो गई। और विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक देखें अगर हम, तो ये विभव का मात्रक हम बता चुके थे वोल्ट होता है, और प्रति लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इस तरीके से विभव प्रवणता का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर। अब आगे हमें बढ़ना है इसके बाद सिद्धांत को समझने के लिए कि हमें करना क्या है, कैसे इसका सिद्धांत हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जब हम जो कि जे को तार ए बी के सिरे ए से बी की तरफ ले जाते हुए ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे जहां पर जो कि स्थिर करने से धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जाता है, वो कहलाता है संतुलन बिंदु। ये कहलाएगा संतुलन बिंदु, और ये कहलाएगी संतुलन बिंदु की दूरी। और ऐसी स्थिति वो कहलाएगी जब सेल का विद्युत वाहक बल सिरे ए और जे के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे सेल का विद्युत वाहक बल ई है, और तेरे गुणा करें रो एल आएगा ये, तो ये हो गया रो, और ये हो गया स्मॉल एल लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका सिद्धांत। यानी सेल का विद्युत वाहक बल
सिरे ए से संतुलनकारी बिंदु की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। विभव प्रवणता और संतुलन बिंदु की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरीके से ये हमारा विभव मापी का सिद्धांत यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देखिए पहले इधर ध्यान देंगे, इसका प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धांत के बाद सबसे पहले आता है दो शैलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, कैसे, विभव मापी से। हमने प्रश्न लिख दिया है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव मापी की सहायता से दो शैलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का प्रयोग। तो प्रयोग पूरा लिखने को नहीं आना है, परीक्षा में प्रश्न आएगा विभव मापी की सहायता से दो शैलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। बिंदु पूछे जाएंगे परीक्षा में 4, प्रत्येक बिंदु लगभग 1.25 नंबर का होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। पहला बिंदु होता है नामांकित विद्युत परिपथ। अभी विद्युत परिपथ तो बन गया, नामांकित नहीं हुआ, हम लिखेंगे अभी। दूसरा पॉइंट होता है सूत्र की स्थापना। तीसरा पॉइंट होता है प्रेक्षण तालिका। और चौथा होता है दो प्रमुख सावधानियां जिनके बिना प्रयोग संभव ना हो। इस तरीके से 4 बिंदु परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आती है बारी इसके नामांकन की, तो नामांकन हम इसका यहाँ बगल में लिखे देते हैं। देखो भाई, हमने नामांकन इसका लिख दिया है, जिसमें AB विभव मापी का तार है, C श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ संचायक सेल है, K कुंजी है, R इस धारा नियंत्रक है। इसके पहले हमने सिद्धांत में बताया था कि ये ऊपर जो हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में 3 चीजें, ये कहलाता है प्राथमिक परिपथ। इसके नीचे जो हम जोड़ेंगे, यानी AB के नीचे इधर जोड़ेंगे, ये कहलाएगा द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में क्या है, 2 प्रायोगिक सेल जोड़े गए हैं, E1 E2 दोनों प्रायोगिक सेल हैं। इनके हमें विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो दोनों शैलों के धन ध्रुवों को सिरे A से जोड़ देना है और ऋण ध्रुवों को द्विमार्गी कुंजी के प्लग नंबर 1 और 2 तथा धारा मापी के साथ जोड़ते हुए जो कि J से जोड़ देते हैं। यहाँ पे एक द्विमार्गी कुंजी लगी है। द्विमार्गी कुंजी का मतलब जिसके 2 मार्ग हों, 2 रास्ते हों। जैसे हम कुंजी को ऑन करेंगे तो दोनों रास्ते चालू हो गए, लेकिन हमें अगर आप E1 सेल का उपयोग करना है तो हम E1 के प्लग को लगा देंगे, इसको निकाले रहेंगे। और जब हमें E2 को चालू करना है तो E2 के प्लग को लगा देंगे, E1 को निकाल देंगे। इस तरीके से हमें 2 प्लग यहाँ मिलते हैं, E1 के लिए और एक E2 के लिए। और यदि हमें कभी दोनों प्लगों को या दोनों सेलों को चालू करने की आवश्यकता पड़ जाए तो दोनों प्लग लगा देंगे, दोनों तरफ धारा चली, मतलब आने जाने का काम हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से दोनों सेलों से निकलने वाली धारा को अगर हम सीधे यहाँ पहुँचाना चाहें मान लो, तो हम पहुँचा सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ना है हमें, एक बार E1 को जोड़ेंगे, एक बार E2 को जोड़ेंगे। परीक्षा में इसकी प्रयोग विधि नहीं आती है, लेकिन समझना नितांत आवश्यक है। यदि विधि नहीं हमने समझी तो हमें फिर सूत्र की स्थापना करने में थोड़ी सी कठिनाई जा सकती है, या जबरदस्ती याद करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए हमें प्रयोग विधि को समझना जरूर है और दिमाग में रखना है कि इसमें आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। सर्वप्रथम विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। इतना लिखने पर हमें यह लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमने प्राथमिक परिपथ में किस क्रम में किसको जोड़ा है और सेकेंडरी परिपथ में किस क्रम में कहाँ कौन चीज जुड़ी है। नामांकित परिपथ सब कुछ अपने आप बोल रहा है। हमें केवल इतना कहना है कि विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का प्रयोग करने के लिए हम जो है चित्र की भांति विद्युत परिपथ तैयार करते हैं। अब क्या करना है, जो आपका कुंजी K है, सबसे पहले इसको ऑन करेंगे। जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे तार AB में धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, और धारा मापी कोई ना कोई विक्षेप निश्चित रूप से बताएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लग नंबर 1 को लगा देंगे। अब प्लग नंबर 2 तो निकला ही पड़ा है पहले से, तो आपका प्रायोगिक सेल E1 विद्युत परिपथ के संपर्क में आ गया, लेकिन प्रायोगिक सेल E2 का प्राथमिक परिपथ से कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि इसका प्लग निकला हुआ पड़ा है। अब हम जो कि J को
तार AB पर आगे पीछे खिसकाते हुए ऐसी स्थिति में स्थिर कर देंगे जहां पर स्थिर करने से धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। और जैसे ही धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए तो हमें बिंदु A से जो कि J तक की दूरी ज्ञात कर लेना है, नाप लेना है स्केल से, और वो जितनी आएगी उसको कहेंगे हम L1। ये कहलाएगी प्रथम संतुलन बिंदु की दूरी। प्रथम संतुलन बिंदु की दूरी। एक काम हमारा हो गया। अगला स्टेप, प्लग नंबर 1 को निकाल देंगे। जैसे प्लग नंबर 1 को निकालेंगे तो सेल E1 का संपर्क परिपथ से खत्म हो गया और प्लग नंबर 2 को लगा देंगे। जैसे प्लग नंबर 2 को लगाएंगे तो सेल E2 का संपर्क परिपथ से हो जाएगा और फिर इसमें कुछ ना कुछ विक्षेप आना प्रारंभ हो जाएगा। हम जो कि J को तार AB पर आगे पीछे खिसकाते हुए और फिर ऐसी स्थिति में सेट करेंगे कि धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए। जैसे विक्षेप शून्य हो जाएगा तो A से J तक की दूरी हम फिर ज्ञात करेंगे, उसको कहेंगे L2। ये कहलाएगी द्वितीय संतुलन बिंदु की दूरी। प्रश्न ये उठता है, तुम्हारे दिमाग में उठा हो चाहे ना दिमाग में उठा हो, कि ये शून्य विक्षेप करने पर ही क्यों ऐसा करते हैं? ये शून्य विक्षेप आखिर क्या है? ये संतुलन बिंदु प्राप्त करना और संतुलन बिंदु की दूरी ज्ञात करना, ये आखिर है क्या है? ये हमने अभी सिद्धांत में बताया था कि जिस स्थान पर जॉकी को स्थिर रखने पर धारामापी का विक्षेप शून्य हो जाए, वह स्थिति ऐसी होती है जिसमें संबंधित सेल का विद्युत वाहक बल और तार के सिरे A से जो कि J के बीच का विभवांतर बराबर होता है। वही हमने अभी यहां लिखा था कि नहीं? हमने लिखा था E बराबर रो L। ये रो L क्या था? दोनों सिरों के बीच का विभवांतर था। और E क्या था? शेल का विद्युत वाहक बल था। तो अब आगे हम इसका जो डेरिवेशन हमें करना है उसके लिए भी चित्र बना रहेगा। चित्र बने हुए में ही हमें जो है इसको करना है, तभी समझ में आएगा। हम ये लिख दिया थोड़ा सा ऊपर अभी यार। तो जब प्रायोगिक सेल E1 के लिए प्रथम संतुलन बिंदु की दूरी L1 हो, तब क्या शर्त मिलेगी हमें? इस सेल का विद्युत वाहक बल बराबर A और J के बीच का विभवांतर। तो वो क्या होगा? E1 बराबर रो L1, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे दूसरे सेल के लिए। प्रायोगिक सेल E2 के लिए द्वितीय संतुलन बिंदु की दूरी L2 हो तो पुनः विभवमापी के सिद्धांत से इसी सूत्र के आधार पर E1 के स्थान पे क्या आ जाएगा? E2। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 है और ये विभवांतर आ जाएगा रो L2। दोनों समीकरण होगा हमारे, समीकरण 1 और 2। अब हमें चूंकि तुलना करना है तो तुलना करने के लिए हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। भाग देने का तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का भाग लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड का राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया, ये 2 से 2 कट गया। E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। अब देखिए ज्यादातर होता ये है
कि शिक्षक कह देते हैं कि भाई इसकी प्रेक्षण तालिका तैयार कर लेना, याद कर लेना, खाका बना लेना, ये लिख लेना, वो लिख लेना, ऐसे नहीं। जो हमने सूत्र सिद्ध करने में या प्रयोग विधि अभी हमने बताई उसको समझने में जैसा जैसा काम किया है वैसे वैसा काम हमें आपकी प्रेक्षण तालिका में कर लेना है। और सावधानी हम मौखिक बता देंगे, प्रेक्षण तालिका भी हम इस बोर्ड पर बना ही देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने ये प्रेक्षण तालिका बना ली है, लेकिन हमारे प्रेक्षण तालिका बनाने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुम क्या करोगे, इसको नोट कर लोगे, चाहे यहाँ से चाहे किसी किताब से, और याद करना प्रारंभ कर दोगे। तो याद नहीं करना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने अभी भी विधि में बताया था कि सबसे पहले कुंजी के को ऑन करते हैं, तार एबी में धारा प्रवाहित होती है और धारामापी में विक्षेप आने लगता है। अब हम प्रयोग के जो प्रथम प्रायोगिक सेल था आपका E1, उसके पहले प्लग को लगाते हैं, यानी प्लग नंबर 1 को लगाते हैं, और लगाने के बाद जो कि जे को आगे पीछे खिसकाते हुए संतुलन बिंदु की दूरी प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रथम संतुलन बिंदु की दूरी L1 सेंटीमीटर में पकड़ लेंगे प्राप्त। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया कि हमने पहले सेल को जोड़ के यानी प्लग नंबर 1 को लगा करके संतुलन बिंदु प्राप्त करके और दूरी प्राप्त कर ली। इसके बाद प्लग नंबर 1 को हमने निकाल दिया था और फिर कहा था प्लग नंबर 2 को लगा देंगे, तो आपका सेल E2 संपर्क में आ जाएगा परिपथ के, और जैसे परिपथ के संपर्क में आएगा धारामापी में विक्षेप होगा, फिर जो कि जे को आगे पीछे खिसका के और द्वितीय संकलन बिंदु प्राप्त करेंगे, उसकी दूरी प्राप्त करेंगे, जिसको L2 से प्रदर्शित करेंगे, तो हमारा L2 आ जाएगा। और इसके बाद फिर सूत्र में रख देंगे, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी। लेकिन अब आती है बात ये सबसे पहले कि ये दूरी प्राप्त करने से ये विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे प्राप्त हो जाती है। हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु A से J तक की दूरी पहले सेल के लिए और बिंदु A से J तक की दूरी दूसरे सेल के लिए, और कह क्या रहे हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। दूरी का तुलना से क्या संबंध है, विद्युत वाहक से। हमने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि एकांक आवेश को परिपथ में चलाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, वही दूरी है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें चूंकि विभवमापी के सिद्धांत से पता है कि विद्युत वाहक बल का मान विभव प्रवणता के सूत्र के आधार पर रो यानी विभव प्रवणता और एल यानी संतुलन बिंदु की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर सिरे ए से और जो कि जे तक की दूरी, वो वाली दूरी, ठीक है ना, उन दूरी के बीच का विभवांतर जो है सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रेक्षण तालिका हो गई। अब आती है बात, सावधानी क्या रखना है। किताब देखोगे 4-5-6 सावधानियां उसमें लिखी होगी, लेकिन वो सावधानी हमें इसमें लिखना है कि यदि हम उस सावधानी को ना उपयोग करें तो हमारा प्रयोग फिर नहीं होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी पहली है कि सभी सेलों के धन ध्रुव बिंदु A से जुड़ें, तार के बाईं ओर के सिरे A से जुड़ें। 3 सेल लगे थे, एक संचायक सेल था और 2 प्रायोगिक सेल थे। तीनों सेलों का धन सिरा पॉजिटिव चार्ज बिंदु A से जुड़े, इस बात का ध्यान रखेंगे तो ही प्रयोग आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, संचायक सेल C का विद्युत वाहक बल इन प्रायोगिक सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होगा तो ही प्रयोग संभव है, अन्यथा की स्थिति में प्रयोग संभव नहीं है। ये रोज बच्चे फोन करते हैं कि वीडियो सर कब डल रही है, वीडियो सर कब डल रही है, तो ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो तो डलेगी ही डेली, प्रतिदिन। हो सकता है सुबह में डल पाए तो शाम को डल जाएगी, वीडियो तो डलेगी ही। नोटिफिकेशन आपको उस पर आ जाती है, व्हाट्सएप पे लिंक है, तो लिंक खोलोगे तो मिल जाएगी, अपने आप पता चलेगा आज की वीडियो है, ठीक है कि नहीं। तो देखना है उस पर, फोन नहीं करना है। यदि कहीं समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है कि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हो भाई, इसको क्लियर करना है, तो हम आने वाली वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, डिजीलैब ग्रुप जो है व्हाट्सएप पे जो आता है, उसको रोज़ खोल के देखें और उस पर निश्चित रूप से वीडियो मिलेगी। सुबह नहीं तो शाम को वीडियो मिल जाएगी। भौतिकी और गणित दोनों की वीडियो हम डालते हैं। अभी
4 तारीख तक का जो मैटर था वो हमने पढ़ा लिया था। 5 और 6 में गणित का कोई मैटर नहीं था। कल 7 तारीख है। 7 तारीख में आपको पढ़ने को मिलेगा फलन, 12वीं गणित के लिए मिलेगा फलन, और 10वीं गणित के लिए मिलेगा 11वीं गणित के लिए मिलेगा सम्मिश्र संख्या। तो डिजीलैब ग्रुप जो बना हुआ है उस ग्रुप को जैसे ही आप उसकी लिंक देखोगे व्हाट्सएप पे, तुरंत आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है ना। और इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन अन्य किसी वीडियो में मिलने वाला नहीं है। ये हमारे बच्चों के लिए है, हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए है मुख्य रूप से। तो वो इस वीडियो को निश्चित रूप से रोज देखें, तैयारी करें। एक बार में देखने में यदि क्लियर नहीं होता है उसको दोबारा देखें, 3 बार देखें। नोट करना है तो उसको वीडियो रोक भी जाता है बीच में, तो उसको अपन कर लिया और रोक लिया, रोक करके देख लें, लेकिन नोट जरूर करें, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी एक किसी पुस्तक में मिलने वाली नहीं है। अब आती है बात यहाँ पे, थोड़ा सा इसका टॉपिक और रह गया था, इसको पूरा कर देते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। विभव मापी और वोल्ट मीटर। बोलेंगे विभव मापी तो पढ़ लिया, वोल्ट मीटर तो पढ़ा ही नहीं, ये क्या हो गया। वोल्ट क्या है? वोल्ट, VOLT, वोल्ट। ये वोल्ट जो है विभव का मात्रक है, यानी विभव नापने वाला ही उपकरण ये है और विभव नापने वाला ही उपकरण ये है। दोनों उपकरणों से विभव ही नापा जाता है। फिर जब हमारे पास वोल्ट मीटर था तो विभव मापी की आवश्यकता क्यों पड़ी, और विभव मापी था तो वोल्ट मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोनों में से कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सुविधाजनक है, कौन असुविधाजनक है, ये थोड़ी सी जानकारी हम इसके द्वारा करेंगे। तो पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, और डिफरेंस में ही आ जाएगा, अंतर में ही आ जाएगा कि कौन अच्छा है। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आता है कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। तो कौन श्रेष्ठ है भर लिखने का 1 नंबर होता है, हम लिख देंगे विभव मापी श्रेष्ठ है, 1 नंबर मिल जाएगा। और अंतर लिखेंगे तो आगे के जो नंबर बचे हुए हैं 2, 3, 4 जो भी, वो मिल जाएंगे। तो विभव मापी और वोल्ट मीटर में श्रेष्ठ कौन है? विभव मापी। तो पूरे वोल्ट मीटर की आवश्यकता क्या है, उपयोग इसका ज्यादा होता है, श्रेष्ठ ये है। आपने अपने घरों में स्टेबलाइजर में वोल्ट मीटर लगा देखा होगा, V लिखा रहता है उसमें, V माने वोल्ट, और वोल्ट मतलब विभव नापने वाला यंत्र, वही है वोल्ट मीटर। सबसे ज्यादा उपयोग उसी का होता है। इसका तो उपयोग केवल प्रयोगशाला तक सीमित रह गया है, इसका उपयोग नहीं करते हम दैनिक उपयोग में, लेकिन इसका करते हैं। अच्छा ये है, उपयोग इसका करते हैं। तो सुविधाजनक ये है, असुविधाजनक ये है, इसलिए इसका उपयोग अधिक होता है, इसका उपयोग कम होता है। लेकिन अच्छा, श्रेष्ठ, इससे बढ़िया ये है, सही विभव नापने वाला उपकरण ये है। हम अंतर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित यंत्र है। अभी हमने बार बार कहा कि जो कि जे को तारे भी पर इतना खिसकाते हैं कि धारा मापी का विक्षेप शून्य हो जाए। कांटे को शून्य पर देखना बड़ा सरल होता है, 0 पे देख लेगा, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा आदमी जान जाएगा 0 है मतलब वोल्टेज नहीं, खत्म हो गया, ठीक है ना, कोई वोल्ट नहीं दे रहा। लेकिन अगर हमें गिनती पढ़ना पड़े, इतने दशमलव इतने वोल्ट, 210 दशमलव इतने कितने मिली वोल्ट कितने सेकंड, या निश्चित नहीं होगा, दिक्कत जाएगी। तो ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित यंत्र है और ये विक्षेप विधि पर आधारित यंत्र है, यानी इसमें हमें पाठ्यांक लेना पड़ता है। इसमें पाठ्यांक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल 0 को पढ़ना है, 0 पे आ गया तो काम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, इस उपकरण की सहायता से परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर के बराबर होता है, यानी एक्यूरेट वोल्टेज ये नापता है। और ये इसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच नापा गया विभवांतर वास्तविक विभवांतर से कम होता है, यानी ये जितना रहता है उससे कम नापता है। मान लीजिए आपके स्टेबलाइजर में लगा हुआ वोल्ट मीटर 220 वोल्ट बता रहा हो, तो आप ये समझ लेना कि 240 से कम नहीं है, 230 से कम नहीं है, 225 से कम नहीं है, 220 तो बिल्कुल नहीं है, 220 से ज़्यादा ही है। जो वो बता रहा है उससे ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ये कम नापता है। अब क्यों कम नापता है? कुछ धारा इसी में से प्रवाहित हो जाती है, इसलिए ये पूरा वोल्टेज नहीं नाप पाता। तो महत्वपूर्ण बातें 2 हुई, बिल्कुल सीधे सीधे कहें, ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित
ये विक्षेप विधि पर आधारित है। इससे नापा गया विभवांतर वास्तविक, इससे नापा गया विभवांतर वास्तविक से कम होता है। अब बताइए कौन श्रेष्ठ है? ये श्रेष्ठ है। लेकिन इसका आकार जितना बोर्ड है, इतना बड़ा एक लकड़ी का पटिया होता है, उसमें तमाम संयोजक पेंच लगे हैं, तार लगा हुआ है बहुत लंबा चौड़ा, उसके बाद फिर उसमें सेल लगाइए, धारा नियंत्रक लगाइए, कुंजी लगाइए, दुनिया का इतना लंबा चौड़ा कहाँ लिए फिरेंगे, दिक्कत होती है। तो इसका उपयोग असुविधाजनक होने के कारण ये चलन में नहीं आ पाया, दैनिक जीवन में इसका उपयोग नहीं हो पाया, इसका उपयोग केवल प्रयोगशाला तक सीमित रह गया। लेकिन वोल्ट मीटर इतना सा है, जेब में डाल लो, चाहे स्टेबलाइजर में लगा लो, चाहे सर पर रख लो, चाहे जहाँ रख दो, कोई समस्या नहीं होगी, तुरंत वोल्टेज नापेगा, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है कि नहीं। अभी 10 में दिखाया गया होगा, शायद 11वीं में दिखाया था कि अमीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना सिखाया था ना। तो ओम के नियम में अमीटर भी लगता है, अमीटर माने एम्पियर में नापता है धारा, वोल्ट मीटर माने वोल्ट में नापता है विभव, ठीक है। तो अब अगले वीडियो कल दोनों डालेंगे, आज का ये हो गया, कल गणित और फिजिक्स दोनों की वीडियो डालेंगे। ध्यान से प्रतिदिन अपना DigiLab ग्रुप खोलें, वीडियो को देखें, नोट करें और महत्वपूर्ण बातें निश्चित रूप से नोट कर लें इसमें, क्योंकि आप जब किताब खोलोगे तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा मिलेगा, समझ में आने वाला कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बार बार देख करके उसको, जितने बार ना समझ में आए देखें, फिर भी समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या कोई चीज़ छूट गई हो शायद, तो उसको बताएं कि ये अभी रह गया था, इसमें नहीं हो पाया था, कोई भी बात है उसको डालें, तो हम उसको अगले वीडियो में पूरा करेंगे। दैट्स ऑल।